तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले क्या क्या जाने हैं उसको समझते हैं। तो आवेश का पता किसने लगाया यार? थेल्स ने। आवेश का पता किसने लगाया? थेल्स ने। आवेश का दूसरा नाम क्या था? अंबर नहीं, अंबर से तो ये घिसा था। ये इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिसिटी तो गुण था। आवेश का दूसरा नाम क्या था? इलेक्ट्रिक। उसको किसने नाम दिया? थॉमस ब्राउन। ठीक है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? उसमें परिभाषा भी थी। अच्छा, अब लिखना बंद कर दो आप लोग, ठीक, अभी फिर बाद में कर लेना, है ना। तो धनावेश क्या होता था? हाँ, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो कांच में जो आवेश आ जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? धनावेश। और ऋणावेश क्या था? एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ते हैं, और फर में बताया था मुलायम बाल है, तो उसमें जो आवेश आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऋणावेश। ठीक। तो आवेश का नामकरण किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन हो गए। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आ जाता है कि वास्तव में आवेश की खोज किसने की यार? इसने पता लगाया, इसने इलेक्ट्रिक नाम दे दिया और इसने उसका नामकरण कर दिया। लेकिन जब अभी कभी आप सर्च करोगे गूगल में या कहीं भी सर्च करोगे तो पूछना है आप उससे, गूगल से, कि इसकी खोज किसने की, तो फिर ये नहीं बताएगा, ना थेल्स आएगा ना थॉमस ब्राउन आएगा, फिर कौन आएगा? बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल जो हम लोग देखे थे कि दो प्रकार के जो आवेश होते हैं उसके लिए उसने प्रैक्टिकल किया था ना। पहले कांच की छड़ को लिया था, उसको ऊन से रगड़ा, फिर उनको पास लाया तो वो एक दूसरे से दूर भाग रहे थे। फिर उसने प्लास्टिक का छड़ लिया, फिर उसको पास लाया तो वो भी एक दूसरे से दूर भाग रहे थे। फिर प्लास्टिक और कांच लाया तो एक दूसरे से क्या हो रहे थे? चिपक रहे थे। तो उसने ये सारा एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि यही जो गुण है पास आने का, दूर जाने का, उसे ही हम क्या कहेंगे? आवेश। ठीक है। तो आवेश की जब खोज की बात आए कि आवेश को किसने खोजा, है ना, तो किसने खोजा? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने खोजा। और आवेश का नामकरण भी किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। इतना हम पढ़ चुके थे। फिर एक और पढ़े थे कि आवेश उत्पन्न क्यों हो जाता है, कैसे बनता है। यदि एक लाइन में पूछे तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक लाइन में खाली स्थान में आता है। कोई वस्तु आवेशित क्यों होती है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन या तो चले जाते हैं या फिर आ जाते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इसके कारण वस्तु क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। ठीक है। तो आवेशित होने का मूल कारण खाली स्थान होता है। क्या भरोगे? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। ठीक है। अब उत्पत्ति का सिद्धांत भी बताया था, तो उसमें जो पहला पॉइंट लिखे थे आप, कल का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। उसमें आप लोग लिखे थे कि जो परमाणु होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता है? हाँ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन में होता है ऋणावेश, प्रोटॉन में होता है धनावेश। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि धनावेशों की संख्या ऋणावेशों के बराबर होती, इसलिए वो कैसा होता है? उदासीन होता है। अच्छा, किसी भी परमाणु में तो न्यूट्रॉन भी पाया जाता है, प्रोटॉन भी पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है। न्यूट्रॉन ऐसा है जिसमें कोई आवेश होता नहीं, उसके आने जाने से परमाणु में कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है। ठीक है। प्रोटॉन को हम निकाल नहीं सकते आसानी से। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? हाँ, प्रबल बंध द्वारा बंधा होता है, नाभिक के अंदर स्थित होता है। जो प्रबल बंध है ना, वो नाभिकी बल है। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बल जो होता है वो न्यूक्लियर फोर्स ही होता है, नाभिकी बल ही होता है। ठीक है। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। क्यों? एक तो दुर्बल बंध होता है और दूसरा बाहर होता है। ठीक। तो कई बार जब से चैप्टर चला है तो हम घर्षण करते हैं। यहाँ बाल में कोई घिसे, कागज के पास ले गए और इसमें ये चिपक गया। ठीक है। तो घर्षण करने से ही आवेश आते हैं, क्या दूसरा तरीका नहीं है?
अभी हम आवेशित करने के तरीके भी समझेंगे बाद वाले उसमें टॉपिक में। लेकिन जब हम घर्षण करते हैं तो क्या हो जाता है कि घर्षण करने से ये क्या हो गई, आवेशित। क्या हुआ होगा इसके भीतर। अभी मैं पूछा था आवेशों के, किसी वस्तु के आवेशित होने का मूल कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। जब मैं इसको घिसता हूँगा तो क्या होता होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो सकता है। इस फर से, इसको फर बोलते हैं ना, साइंस की भाषा में क्या कहलाया, फर, देसी लैंग्वेज में बाल हो गया। तो जब मैं इसको घिसता हूँ तो कुछ इसके इलेक्ट्रॉन हो सकता है इसमें चले जाते हों, है ना। तो मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी, क्योंकि इससे चले गए ना। इसमें कौन सा आवेश आएगा, धनावेश। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो क्या होता है, धनावेश आता है। और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो क्या हो सकता है, ऋणावेश। और ये भी हो सकता है कि इससे इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए हों, तब बाल में क्या आ जाएंगे, बाल में ऋणावेश, और इसमें प्लास्टिक में क्या आ जाएंगे, धनावेश आ जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण है। तो क्वेश्चन ये है कि अब परीक्षा में ये पूछ देता है कि घर्षण विद्युत क्यों उत्पन्न होती है, घर्षण विद्युत की व्याख्या करिए। तो जब हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ते हैं तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो क्या हो जाता है, धनावेशित, और जिसमें से जो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है वो क्या हो जाता है, ऋणावेशित। अभी मैं आपसे इसी चीज़ को पूछूंगा कि घर्षण विद्युत की व्याख्या करिए। तो क्या करोगे, जो देख रहे हो उसी को बोलना है। ये लो, एक वस्तु हो गई दूसरी वस्तु, तो पहली लाइन बना दो। हाँ, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर रगड़ते हैं, रगड़ दिए, अब क्या हो गया, हाँ, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया, स्थानांतरण। फिर जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो हो जाएगा धनावेशित, और जिसमें अधिकता हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो मैं भर बोल देता हूँ एक बार ना, फिर मैं आप लोग से पूछूंगा भी। ठीक है, कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ दिए तो इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, स्थानांतरण। दूसरी लाइन में बोल देना कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। फिर तीसरी लाइन में जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वो क्या हो जाएगी, ऋणावेशित। जिसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं या इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है उसमें वो क्या हो जाएगी, ऋणावेशित। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, धनावेशित। ठीक है, तो चलिए आपसे पूछ लेता हूँ, कोई वस्तु ऋणावेशित करना है तो क्या होगा उसमें, हाँ, नहीं मुझे छोटा चाहिए आंसर, जितना क्वेश्चन है उतना जवाब चाहिए। कोई वस्तु ऋणावेशित कब होगी, हाँ, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो क्या हो जाएगी, ऋणावेशित। धनावेशित कब होगी, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी या कमी हो जाएगी उसमें क्या हो जाएगा, धनावेशित। कोई वस्तु उदासीन कब हो जाएगी, इन्हीं का मिला दो दोनों का। इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या सब समान हो, हाँ, माने धनावेशित और ऋणावेशित आपस में मिल जाए बराबर संख्या में तो क्या हो जाएगी, वो उदासीन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तभी और क्वेश्चन आ जाएंगे। ये क्लियर हो गया। अब आवेशों के गुण को समझते हैं कि आवेश में क्या क्या गुण होते हैं। जैसे हम इंसानों में भी हैं, है ना, तो यार इंसान चलता है, उसके दो ठो हाथ होते हैं, दो ठो पैर होते हैं, मुंह है, बोलता भी है, सुनता भी है ना, कुछ स्टाइल भी मान लेता है मौका मारने लगने पर, वो क्या होता है, इंसान होता है। ठीक, फिर कभी कभी देखते हैं यार वो अच्छा बोलता है, वो बुरा बोलता है, वो चेहरे से अच्छा लग रहा है, कोई सूरत देखता है, कोई मूरत देखता है, कोई अंदर का भी उसकी गुणों को देखता है, उसके हिसाब से वो जस्टिफाई करता है कि ये कैसा इंसान है। तो हर व्यक्ति का, हर पदार्थ का गुण होता है। जैसे मैं चाक पूछूं कैसे दिख रही है, ये गुण हो गया। थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ, है ना, कैसा स्वाद है इसका, हमको पता है इसका स्वाद ही नहीं, तो हम बोले ये स्वादहीन हो गया। ठीक, ये किसके जैसे दिखता है, तो बोले चूने जैसे दिखता है, तो ये चूने जैसे दिखने वाला एक पदार्थ हो गया। तो इस तरह से हम इसका क्या बताते हैं, गुण बताते हैं। अब आवेशों का भी कुछ गुण होता है यार। ठीक, तो यदि हम समान तरह के आवेशों को लाएं
तो समान तरह के आवेशों के बीच क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण। जैसे मैं उस समय जब वो छड़ वाली बात बता रहा था तो वहाँ पर मैं आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं बोला, मैं बोला था कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं और दोनों छड़ों को पास लाते हैं तो कैसे जाते थे, दूर। वहाँ में प्रतिकर्षण बोला था क्या, नहीं बोला। जब क्यों दूर गए, अब मैं यहाँ पूछूं कि ये क्यों दूर गए, क्योंकि समान आवेश हैं दोनों में, तो समान आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है। और यदि अलग अलग आवेश हों, जैसे लास्ट वाले उसी प्रयोग में हम प्लास्टिक के छड़ लिए थे और कांच की छड़ लिए थे, दोनों को रेशम से रगड़े थे और दोनों को जब हम पास लाते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है। तो असमान आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण। लेकिन परीक्षा में नए नए शब्द याद आते हैं, असमान समान पूछता नहीं, वो लिखता है विजातीय आवेशों के बीच क्या होता है, सजातीय और विजातीय शब्द। सजातीय का समझना है एक जात वाले, माने एक जैसे, तो जब एक जैसे आवेश होंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। और विजातीय का मतलब जब अलग अलग होंगे तो कैसे हो जाएंगे, उनके बीच आकर्षण। तो ये मूलभूत गुण कहलाता है। आवेश के गुण में जो पहला गुण है वो कौन सा गुण कहला गया, मूलभूत गुण। और मूलभूत गुण का मतलब ये है कि उसको आवेश से हटा नहीं सकते, वो होगा ही। जैसे नीम को खाओगे तो कड़वा लगेगा ही, यदि कड़वा नहीं लगा तो नीम ही नहीं है, उसका गुण है, मूलभूत गुण है। ठीक है। इस तरह से ये जो उसका होता है आकर्षण और प्रतिकर्षण कैसा गुण होता है, मूलभूत गुण होता है। तो किनके बीच आकर्षण होगा, आकर्षण विजातीय, विजातीय आवेशों या असमान आवेशों के बीच क्या होगा, आकर्षण। और सजातीय, हाँ, असमान आवेशों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। और इसे हम क्या कहते हैं, मूलभूत गुण या मूलभूत नियम। ठीक। थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे होता है जनरली। हालांकि ये जो हमारे दोनों हैं ये कुछ प्रैक्टिकल कर रहे थे उस दिन। ये जो है ये प्लास्टिक है, कांच की गिलास है, इसको बाल में रगड़े और बाल में रगड़ने के बाद कुछ मैं हटा देता हूँ ना, ये जैसे ये बाल में ही रगड़ रहा है ठीक। हाँ, अब इसको इसमें रखते हैं, ये क्या हो रहे हैं, आपस में चिपक रहे हैं। ये हुआ कांच और ये किससे बना है, रबर से। तो कांच और रबर के बीच क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। ठीक। अच्छा, और आगे देख लेते हैं। अब कंघे में देख लेते हैं, कंघे के साथ क्या होता है। ये इसके बीच में प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि वो भी रबर है, एक तरह का प्लास्टिक है, ये भी क्या है, प्लास्टिक है। प्लास्टिक में कैसा आवेश होगा, असमान आवेश होगा। ये कैसे हो रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। तो बस यही है, समान आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण, और असमान आवेशों के बीच क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो ये एक गुण समझ में आ गया। दूसरा गुण भी देख लेते हैं इसका। दूसरा गुण है योज्यता का नियम। अब ये योज्यता का नियम क्या कहलाता है, यदि मैं एक सूत्र लिख दूं तो इससे बड़ा आसान हो जाएगा। Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और प्लस डैश डैश और ये प्लस Qn हो गया, जितने भी आवेश होंगे। यहाँ पर आवेश को किससे डिनोट करते हैं, Q से। कैपिटल Q भी लिख सकते हैं और स्मॉल Q भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि आवेश को किससे दर्शाते हैं, Q से। अब ये बताता क्या है, ये बताता ये है कि किसी निकाय में, निकाय का मतलब सिस्टम है, किसी तंत्र में, जैसे यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, तो किसी निकाय में कुल आवेश, इसको पढ़ना है, ये हो जाएगा निकाय का कुल आवेश, है ना। अलग अलग आवेशों की, अलग अलग आवेश हैं, उस निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के योगफल के बराबर होता है। चलिए फिर से नाम समझते हैं, अभी आप बोलना सीखना इसको, है ना, फिजिक्स में यही होती हैं। ये किसी निकाय का कुल आवेश। जब मैं यहाँ हाथ रखूंगा तो क्या बोलोगे, फिर ये 1 2 3 में रखूंगा तो उस निकाय में उपस्थित, उस निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के, फिर ये हो गया योगफल के बराबर होता है। यही क्या कहलाता है, योज्यता का नियम। पर ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये तो नियम अलग चीज़ है। मान लो ऐसा मान लेता हूँ कि ये कोई वस्तु है। अब इस वस्तु में मैं यहाँ पर देखा कि ये +4 आवेश रख दिया,
यहाँ पर +3 आवेश रख दिया, यहाँ -5 रख दिया, यहाँ +2 रख दिया और यहाँ -1 रख दिया। अब मैं बोला कि इस वस्तु के अंदर कुल आवेश कितने हैं, है ना? तो बताओगे +4 +3 +-5 +2 -1 है सर, तो ये गलत हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको हल कर देना है जितना भी आएगा। जैसे देखो ये मैं लिखा +4, फिर क्या लिखा +3, फिर हो जाएगा -2, फिर क्या हो गया +2, फिर ये -1, चिन्ह सहित इनको सबको रख देना है। अब इसको हल करके देखो यार, जोड़ वाले जोड़ दो, 4 3 7 2 9 और -5 और -1 कितना हो गया -6, तो 9 में 6 गए तो कितना हुआ 3। तो इस निकाय में कुल आवेश कितने हो गए 3 हो गए। ये समझ में आ गया? ठीक है, तो यही है कि किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के योगफल के बराबर होता है। ठीक, अच्छा। अब जैसे हम लोग इस फर्श में बैठे हैं ना, अब मैं पूछूं कि यार इसमें कितना भार लग रहा होगा, कितना बेचारी सह रही होगी ये, है ना? तो अब क्या करना है, कितना भार लग रहा है, सबका अलग अलग वजन करके हम वजन करें कि ये अपना वजन बता दें कि यार मेरा 40 किलोग्राम है, ये मान लो थोड़ा मोटे हो गए हैं 45 किलोग्राम है ना, ये 50 किलोग्राम है, वो 35 किलोग्राम है ना, वो 30 किलोग्राम है। अब सभी का हमको वजन पता चल गया, सभी को क्या कर दें, जोड़ दें। तो जोड़ देंगे तो इसमें इस निकाय में इसका कुल द्रव्यमान आ जाएगा ना। ठीक है, इसी तरह से यहाँ जो है जितने भी आवेश होंगे किसी निकाय में, चाहे वो धन वाला हो चाहे ऋण वाला हो, उसको चिन्ह सहित क्या करना है, जोड़ना है। माने इसका चिन्ह नहीं हटाना है, इसको जोड़ नहीं देना, माइनस वाले को माइनस ही रखना है। ठीक, तो ये उस निकाय में जितने आवेश होंगे वो पूरा कुल आवेश कहला जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो योज्यता का नियम समझ में आया। अब आपको सबको एक साथ बोलना है, जहां पर मैं हाथ रखूंगा इसका नाम लो। हाँ, बस इतना ही बोलना है, किसी निकाय का कुल आवेश। हाँ, निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के, बस इतना ही रुक जाना है। फिर यहाँ ये योगफल के या योग ही बोल देना के बराबर होता है। यही क्या कहलाया, योज्यता का नियम। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लेते हैं आवेशों का संरक्षण। तो संरक्षण का मतलब क्या होता है यार, जो जैसा है उसको वैसे रखे रहने दो, ना उससे कम होने दो ना उससे ज़्यादा होने दो। मतलब वो क्या है, संरक्षित है, सुरक्षित है, वही क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग ऊर्जा का संरक्षण पढ़े हैं पिछले 11th क्लास में, तो ऊर्जा के संरक्षण में तो यही था, है ना, कि ना तो ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, अच्छा, उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, वो जैसे ऊर्जा संरक्षण है, मतलब ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ भी आवेशों को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। यदि आप सोचोगे कि सर ये प्लास्टिक लीजिए, बाल में इसको घिसिए, अब ये कागज को खींच रहा, देखो आवेश उत्पन्न कर दिए, उत्पन्न न हो किए हो आप इसके। हाँ, सिर्फ ये है कि मान लो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, मेरे मान के चलते हैं कि फर में कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, और जो मेरे पास प्लास्टिक है उसका पता नहीं भाई, ऐसा कुछ है। ठीक, अब इन दोनों को मैं क्या कर दिया, रगड़ दिया, या कुछ ऐसा मान लेता हूँ, इसमें भी मान लेता हूँ कि ये 20 इलेक्ट्रॉन है, इसके भीतर कितने हैं 20, टोटल कितने हुए 30। अब जितना पहले था उतना ही होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, जब हम इसको रगड़ते हैं तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, तो इसमें कितने बचेंगे 5, इसमें आ गए तो कितने हो गए 25। टोटल करो, उतने कितने हैं, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण तो जरूर हुआ, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में गया, लेकिन उनका टोटल जो है वो वही का वही रह गया। ठीक है, तो किसी विलगित निकाय का आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, ये खाली स्थान में भरने के लिए आता है। विलगित निकाय का आवेश खाली स्थान होता है, तो क्या बोलोगे, संरक्षित। और विलगित का मतलब ये होता है कि जिसका संपर्क उनके अलावा किसी से ना हो,
उसे हम क्या बोलते हैं, विलगित निकाय। जैसे थर्मस के अंदर हम पानी रख देते हैं तो ठंडा का ठंडा रह जाता है, यदि गर्म करके रखेंगे तो गर्म का गर्म रह जाता है। माने बाहर कितनी भी गर्मी हो जाए वो न गर्म होगा न ठंडा होगा, बाहर कितनी भी ठंडी हो जाए वो न गर्म होगा न ठंडा होगा। माने विलगित निकाय में ना तो आवेश का और माने ऊर्जा का और न द्रव्यमान का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। उसे कैसा निकाय कहते हैं, विलगित, आइसोलेटेड। ठीक है, तो ये लाइन क्या बनेगी, इसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट। हाँ, लेकिन इसके लाइन में आ जाते हैं, एनसीईआरटी की लाइन ये सिर्फ इतना है कि विलगित निकाय का आवेश संरक्षित होता है। क्या बोलोगे, आवेश संरक्षित होता है। समझना क्या है कि ना तो आवेश उत्पन्न होते हैं न नष्ट होते हैं, बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आ जा सकते हैं, बस इतना यह होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अच्छा, अब जो है अगला हम बात कर लेते हैं, जो इसका अगला गुण है ये है आवेशों का क्वांटीकरण। तो आवेश तो समझ गए हो, पर ये क्वांटा क्या होता है, क्वांटा है, अच्छा क्वांटा हाँ, क्वांटा का मतलब होता है एक छोटा सा कण जिसके सहारे कुछ चीज बने, वो क्या, उसका क्या कहलाता है, क्वांटा कहलाता है। जैसे मान लो मैं बोलूं कि हमारे शरीर की मूलभूत संरचनात्मक या जीवित इकाई क्या है, कोशिका। तो कोशिका को ही हम क्या कह देंगे कि वो छोटी इकाई हमारे लिए क्या कहला गई, क्वांटा कहला गई। ठीक, किसी पदार्थ का सबसे छोटा जो भाग होता है परमाणु होता है, तो परमाणु क्या कहला गया, क्वांटा कहला गया। ये घर जो है ईंटों से मिलकर के बना है मेनली, तो ईंट क्या कहला गई, क्वांटा कहला गई। तो आवेश किससे मिलके बनते हैं ये हमको पता करना, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है ना। तो आवेश का क्वांटीकरण ये है, इसको मैं लिख देता हूं Q बराबर प्लस माइनस NE। अब यहां पर समझना है, Q का मतलब तो जान गए यार, आवेश। ये प्लस और माइनस क्यों, कि आवेश धन भी वाले होते हैं ऋण भी वाले होते हैं, जैसा आवेश होगा वैसा चिन्ह लगा लेना, है ना। इसलिए प्लस और क्या लगा देख लिए हैं, माइनस। N का मतलब है पूर्णांक संख्या। ठीक, जैसे 1 2, हाँ नहीं, प्राकृत संख्या जो होती है धनात्मक होती है, और पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक धनात्मक दोनों आ जाते हैं। नहीं, अलग चीज है। प्राकृत संख्या जो शुरुआत में जो संख्या थी ना, 1 से लेकर के जो हम बात करते हैं धन वाली संख्या अनंत तक, वो क्या होती है, प्राकृत संख्या। यदि उसमें शून्य शामिल कर दिया जाए तो हो गई पूर्ण संख्या, या पूर्ण संख्या, शून्य शामिल करेंगे तो पूर्ण संख्या, यदि माइनस भी शामिल कर दो तो पूर्णांक हो जाता है। ये संख्याओं का रूल होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर ये जो n है, तो n का मतलब क्या है, 1 2 3, ये प्लस माइनस भी हो सकता है, जो भी ऐसा हो। ठीक है, ये समझ में आ गया, n ये पूर्णांक है। अब यहाँ पर जो E है इसकी बात करते हैं यार, ये किसका आवेश है, इलेक्ट्रॉन का। E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश भी कहते हैं, और इसको किससे दर्शाते हैं, E से दर्शाते हैं। और ये मान बिल्कुल याद कर लेना, 1.6 इंटू माइनस कूलम, ये इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाला आवेश का मान है। तो यहाँ पर अब 2-3 चीज़ें आपको सीख लेना है। एक सीख लेना है कि आवेश को दर्शाते किससे हैं, Q से। दूसरा सीख लेना है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और ये जो कूलाम हमारे वैज्ञानिक थे, है ना, अभी कूलाम का नियम भी आएगा, उन्हीं के नाम से इसको रखा गया है। ठीक, और उनकी स्पेलिंग C से चालू होती है। तो कभी कभी देखते होंगे कि मात्रक कभी छोटे अक्षरों में लिखते हैं और कभी बड़े अक्षरों में लिखते हैं। जब वैज्ञानिकों के नाम से लिखते हैं तो उसको हम कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। यहाँ कैपिटल C आ गया तो अपने आप पता है कि ये किसका नाम होगा, वैज्ञानिक का नाम होगा, कूलाम। ठीक, तो ये पता चल गया। इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना हो गया, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। प्रोटॉन का आवेश कितना होगा यार, प्रोटॉन का, सर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश समान होता है, बिल्कुल, तभी ना वो उदासीन होगा। ठीक है, बस केवल चिन्ह का अंतर रहेगा
कि इलेक्ट्रॉन के आवेश में हम यहाँ माइनस लगा देंगे, प्रोटॉन के आवेश में यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। तो ई किसका आवेश है? इलेक्ट्रॉन का। सर ई तो इलेक्ट्रॉन ही है। इसको इलेक्ट्रॉन का आवेश भी बताना होगा तो ई से लिखेंगे, और प्रोटॉन का आवेश भी दर्शाना होगा तो ई से लिखेंगे। ये मूल आवेश कहला गया। चाहे इलेक्ट्रॉन का आवेश ही क्या कहलाता है, मूल आवेश कहलाता है। तो समझ में आ गया। प्रोटॉन के आवेश के लिए अलग से संकेत नहीं दिया गया है कि इसको इससे लिखना है, इसी से लिखना है। ठीक है, तो चलो आवेश का क्वांटीकरण 2 नंबर में पूछ देता है, 1 नंबर में पूछ देता है। इस टॉपिक में ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये खाली स्थान में आता है, इनका आता पता नहीं है, गायब रहते हैं। ठीक है, यहाँ इन चीज़ों को समझना है। तो चलो यहाँ से परिभाषित करते हैं यार इसको। इधर क्या लिखे थे यार, इसको क्या बोले थे? किसी निकाय का कुल आवेश। यहाँ भी बोल दो, किसी निकाय का कुल आवेश। ये किसका आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन के आवेश का। और ये पूर्ण गुणज होता है ना। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो मतलब गुणा है, उसको हम बोलेंगे गुणज। गुणज का मतलब गुणा से जन्मा हुआ। जैसे मैं बोला 2 का गुणज बताओ तो 2 दूनी 4 बोलते हो, तो 2 से न पैदा हुआ, 6 भी 2 से न पैदा हुआ, दैट इज जा लग गया उसमें। जहाँ जल लगता है इसका मतलब जन्मा हुआ। अनुज बोल दिए माने पीछे जन्मा हुआ, अग्रज बोल दिए माने आगे जन्मा हुआ, जल लग गया मतलब वो जन्म से है। तो यहाँ भी क्या लग गया है? गुणज, गुणा से जन्मा हुआ। ठीक है, तो सीधा सीधा चलिए, किसी निकाय का कुल आवेश। किसी निकाय का कुल आवेश। हाँ, फिर इसका नाम इलेक्ट्रॉन के आवेश का, फिर ये क्या होता है, इसका नाम ले लेना, यन माने पूर्ण, है ना, और ये हो गया गुणज होता है। ये इसका क्या कहला, आवेश का क्वांटीकरण कहला गया। मतलब ये है कि इसी के हिसाब से ही आवेश बढ़ेंगे, इससे कम ज़्यादा नहीं होते हैं, छोटे बड़े नहीं होते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर n का मतलब 1 2 3 4 हो सकता है, ई का मतलब ये हो सकता है। तो चारों गुण आपको समझ में आ गए। तो चलिए फिर से बात करते हैं, मूलभूत गुण में क्या होगा? समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और असमान आवेशों के बीच आकर्षण। समान असमान हटा के कौन सा शब्द इस्तेमाल करोगे? सजातीय। सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण। कभी कभी खाली स्थान में देता है तो समान असमान नहीं लिखता, इसलिए आपको सजातीय और विजातीय आपको पकड़ना है। और सजाती बड़ा सिंपल सा है, उसका अर्थ निकाल लेना, समान जात वाला माने एक जैसे कहलाएगा। ठीक है, दूसरा योज्यता का, ये क्या कहता है? किसी निकाय का कुल आवेश। किसी निकाय का कुल आवेश। हाँ, उस निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो रटना नहीं है, सूत्र को बड़े ध्यान से देखना है, सूत्र से ही शब्द बना लेना है। और ये क्या है? हाँ, तो क्या है ये संरक्षण? हाँ, विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित होता है, उसके भीतर ना आ सकता है ना जा सकता है, जितना है उतना का रहेगा। ठीक है, फिर ये क्या है? आवेशों का क्वांटीकरण। तो किसी निकाय का कुल आवेश इलेक्ट्रॉनों के गुणज के, हाँ, इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज होता है, इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। जब परीक्षा में आएगा तो आपको परिभाषा भी लिखना पड़ेगा, सूत्र भी लिखना पड़ेगा, इसका मान भी लिखना पड़ेगा। 2 नंबर का होगा तब आपको 2 नंबर मिलेगा। कई बार गलती करते, परिभाषा लिख के चले आए, 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो फिर नहीं मिलेगा। इतना क्लियर हो गया? चलिए अब तो छोटी छोटी चीजें और समझते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान बता दो यार फिर से। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6, प्रोटॉन का आवेश यही है, मूल आवेश यही है। 3 नाम हो गए। हाँ, इस पाठ का प्यारा बच्चा हो गया, 2-4 ठो नाम अभी और मिल जाएंगे, है ना। मूल आवेश भी हो गया 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, वही जवाब देना है। इलेक्ट्रॉन का आवेश भी वही जवाब देना है, प्रोटॉन का आवेश भी वही जवाब देना है। ठीक है, आवेश को किससे दर्शाते हैं? कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, है ना। स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू दोनों में से दर्शा सकते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो गया? कूलम हो गया। लिखेंगे किससे? ये सभी अब मैं जो बता रहा हूँ सब 1-1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है ये, और जल्दी याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, इसका ये एसआई मात्रक जो है वो क्या हो गया? कूलम हो गया।
इसके बाद यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि ये राशि कौन सी, अदिश है कि सदिश है, ये भी पूछता है ना। तो इसकी कोई दिशा नहीं होती है ना। ये कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। फिर हम बात कर लेते हैं इसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो जो इसका विमीय सूत्र होता है ये होता है AT, TA भी लिखा होगा तो चल जाएगा, या फिर पूरे फॉर्मेट में लिखना हो तो M लिख लेंगे 0, L लिख लेंगे 0, T और फिर A, इस तरह से भी लिख सकते हो यदि, हाँ ये भी ठीक है, जिसमें भी करना हो आप ये लिख सकते हो। ठीक, खाली स्थान में भरने के लिए आएगा तो आपकी मर्जी है, अब जोड़ी मिलाने के लिए आएगा जैसा दिया होगा वैसे ना करना पड़ेगा। ये विमीय सूत्र है। A का मतलब एम्पियर है, धारा है, हाँ यहाँ A का मतलब एम्पियर है। ठीक है, ये इसका क्या कहला गया, विमीय सूत्र कहला गया। आवेश हमेशा क्या होता है, संरक्षित होता है। अब इसके आवेश का मान, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश का मान है उसे ज्ञात करने वाला जो साइंटिस्ट है वो है R.A. मिलिकन। हाँ मिलिकॉन लिख दो, हो गया, अंग्रेजी है पढ़ना है जैसे पढ़ना हो, मिलिकन मिलिकॉन दोनों लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आवेश से रिलेटेड चीजें हैं। तो क्लियर हो गया आवेश। हाँ, अब यदि आवेश कैसे हो, सजाती, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। आवेश कैसे हो, विजाती, तो क्या हो जाएगा, आकर्षण। क्लियर हो गया इतना, बस इतनी चीजें आपको समझना है, फिर कल देखेंगे बाकी चीजें। ठीक है, ओके, स्टॉप कर देना।